बेटा, कल मैं सूरज पे लेक्चर दूंगी तो कल की क्लास मिस मत करना। मैम मैं नहीं आऊँगा। क्यों? मैम मेरी मम्मी पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सर। यस सर, यस गुड मॉर्निंग सर। सर। अच्छा है, ये पीपीटी ओपन की है, ये भी विजिबल है सबको? यस सर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे आईईडी का पहला चैप्टर, जिसमें हमने पीछे के कुछ 3-4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर। आज इसलिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन थी हमारी जब देश आज़ाद हुआ। ठीक है, तो बेसिकली हमें वो देखना है आज। तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं क्या होता है। बेसिकली आपको पता तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं जो किसी भी देश की डेवलपमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आर द बेसिक फैसिलिटीज नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव, किस काम के लिए हम वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बेसिस पे उसे दो पार्ट में डिवाइड कर। अगर तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा किया गया है जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक रिटर्न्स मिले, मॉनेटरी रिटर्न्स मिले, कुछ कमाई हो, इनकम जनरेशन हो, तो वो कहलाता है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि इसमें आपके एयरपोर्ट्स आ गए, रेलवेज आ गए, एनर्जीज आ गई, ये सारी चीजें आपकी जो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर आपका एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि किसी भी देश के सोशल वेलफेयर के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना, जो स्कूल्स है वो आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, क्योंकि उससे लोगों को एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है। हेल्थ केयर, ये भी आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, इस टाइप के दो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। अब हम बात करें कि क्या कंडीशन थी, तो पहले तो देखते हैं कि हम 4-5 हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। सबसे पहले रेलवेज, पोर्ट्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ और रोड। यानी कि ब्रिटिशर्स ने कुल मिला के 4-5 इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ की थी इंडिया में। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में रेलवे सेक्टर नहीं था, पोर्ट्स थे लेकिन ना के बराबर थे, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं थे वो। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ये नहीं था, और रोड्स भी नहीं थे, कच्चे रोड्स उस दौरान, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजें नहीं थी। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। ब्रिटिशर्स ने रेलवे बनाई, पोर्ट्स बनाए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ बनाया, रोड्स बनाए। अब आपके रेलवेज हैं, पोर्ट्स हैं, रोड्स हैं, ये तो मेनली आपके जो डिस्टेंस की कम गैप होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए किया गया था, ताकि ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज फिजिकल रिसोर्स दोनों की ट्रांसपोर्टेशन हो सके। तो ये 3 इंफ्रास्ट्रक्चर तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी थे। अगर बात करें पोस्ट और टेलीग्राफ की, तो पोस्ट और टेलीग्राफ किस पर्पस के लिए किया गया था, वो था आपका कम्युनिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्योंकि अगर एक जगह कोई आदमी बैठा है और कोई दूसरे स्टेट में बैठा है, तो उस दौरान कम्युनिकेशन करना आसान नहीं था।
तो वो पोस्ट और टेलीग्राफ के द्वारा ही कम्युनिकेशन किया जाता था। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव तो इनके होते हैं ये। लेकिन अगर बात करें ब्रिटिशर्स का स्पेसिफिक क्या मेन ऑब्जेक्टिव था जिसके कारण उन्होंने इन 4 इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करी। देखिए ये तो हम शुरू में पढ़ ही चुके हैं कि ब्रिटिशर्स जो आए थे वो आपके इंडिया का बेनिफिट करने के लिए तो आए नहीं थे, है ना। वो किस लिए आए थे? वो आए थे आपका अपना फायदा उठाने के लिए, अपने फायदे के लिए आए थे, ठीक है। तो अब इस काम के लिए भी ब्रिटिशर्स अपना फायदा देख रहे थे। अब रेलवे से क्या फायदा देख रहे थे? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स मेनली इंडिया को फीडर इकोनॉमी में बदल के और अपने गुड्स को इंडिया में बेचने की कोशिश करते थे, यानी कि इंडिया से कच्चा माल खरीदा और अपने देश में सामान को तैयार करके फिर इंडिया को वो सामान तैयार करके बेच दिया। तो बेसिकली इंडिया से डीलिंग की या ट्रेड करने की 2 चीजों के लिए जरूरत होती थी। एक तो होती थी कच्चा माल ट्रांसपोर्ट हो सके ब्रिटेन में, दूसरा ब्रिटेन में जो फिनिश्ड गुड्स तैयार हुए हैं वो वापस से इंडिया में ट्रांसपोर्ट किए जाए। अब समस्या क्या आती थी? समस्या ये थी कि जो सेकंड पॉइंट है पोर्ट्स, उस दौरान दूसरे देशों के साथ मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्स के द्वारा की जाती थी। उस दौरान एयरलाइन सिस्टम नहीं था कुछ भी, यानी शिप्स के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होता था, जैसे कि हमने स्विस कैनाल के बारे में पढ़ा था पिछले उसमें। अब समझते हैं, देखिए जो पोर्ट्स हैं ये ऐसी जगह पे तो बन सकते हैं जहां पे समुद्र हो नजदीक। अब इंडिया में ऐसे कितने स्टेट है जिनके पास में समुद्र है? जैसे अगर हम बात करें हरियाणा की, क्या हरियाणा में कोई ऐसा समुद्र है जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की जा सकती? नहीं है। तो मान लो कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो हरियाणा से ब्रिटेन पहुंचाना है, तो सीधा हरियाणा से तो जा नहीं सकता था क्योंकि वो पोर्ट के थ्रू जाएगा। तो समस्या ये आती थी कि पहले ऐसे स्टेट पे ट्रांसपोर्ट किया जाए जहाँ पे पोर्ट्स हो, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो। तो एक तो दूसरे देश के साथ ट्रांसपोर्टेशन की दुविधा थी, उसको तो पोर्ट्स ने दूर कर दिया था। लेकिन इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन यानी अपने देश के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को दूर करने के लिए रेलवे की शुरुआत की गई। रेलवे की मदद से क्या किया जाता था कि एक जगह जहां पे पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है वहां से कच्चा माल लेके ऐसे स्टेट में ट्रांसपोर्ट किया जाता था जहां से फिर ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जाता। दूसरी चीज, अब ब्रिटेन से कोई सामान तैयार होके आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो सामान भी तो कहाँ आएगा आपका? वो सामान भी तो आपका यहीं पे आएगा जहाँ पे पोर्ट्स है। लेकिन सिर्फ वहीं पे थोड़ी बिकता है। ब्रिटिशर्स तो इंडिया को एक बड़ी मार्केट में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि इंडिया के छोटे छोटे कोने पे ब्रिटिशर्स गुड्स बिके। तो वो फिनिश गुड्स देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए भी रेलवे की शुरुआत की गई। तो मेन पर्पस तो रेलवे को शुरू करने का ये था, ठीक है। अगर बात करें पोर्ट्स की, पोर्ट्स का तो हमने पढ़ ही लिया। 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे, इंडिया से कच्चा माल ब्रिटेन में भेजना और ब्रिटेन उसी कच्चे माल से जो फिनिश गुड्स तैयार करेंगी उसको फिर दोबारा से लाके इंडिया में भेज देंगे। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का बेसिकली मेन पर्पस तो होता है कम्युनिकेशन का। लेकिन अगर बात करें ब्रिटिशर्स ने किस पर्पस के लिए इसकी शुरुआत की, तो वो था एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? एडमिनिस्ट्रेशन जैसे अगर देश पे राज कर रहे थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, तो वो अपने काम को किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, और जो राज चल रहा है उस राज को कैसे और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देश को कैसे चला सकते हैं, दैट इज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन। अब समस्या ये थी कि देश में राज तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, इंडिया की गवर्नमेंट मतलब इंडिया में कॉलोनियल गवर्नमेंट चल रही थी, लेकिन उसके सारे के सारे फैसले ब्रिटेन में लिए जाते थे। ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी वो डिसाइड करती थी कि इंडिया में क्या पॉलिसीज होंगी, क्या लॉज एंड ऑर्डर्स बनेंगे, रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे, कैसे चीजें करनी है। तो जब एक जगह डिसीजन लिया जाता है और उसे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स पे वो डिसीजन कम्युनिकेट करना पड़ता था, तो वो समस्या आती थी। उस समस्या को दूर करने के लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ का इस्तेमाल किया गया। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक पोस्ट भी ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था।
ताकि टाइम पे इंफॉर्मेशन सबको मिल सके और वो उस हिसाब से अपने डिसीजन लेके उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो, एफिशिएंट तरीके से हो, इंडिया पे उनका राज चलता रहे। ये था मेन ऑब्जेक्टिव पोस्ट एंड टेलीग्राफ का। आगे चले रोड्स पे, तो रोड्स का भी वही था जैसे रेलवे का इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, ऐसे जगह पे जहाँ पे पोर्ट्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए रोड्स की शुरुआत की गई। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर हैं हमारे जो ब्रिटिशर्स ने शुरुआत की इसकी। अब अगर हम आगे वाले टॉपिक पे चलें, द इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। रेलवे का इंडिया पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो एक बार मुझे बताओ, आपको क्या लगता है पॉजिटिव इम्पैक्ट था या नेगेटिव इम्पैक्ट था। ब्रिटिशर्स ने रेलवे तो शुरुआत की अपने फायदे के लिए थी, विदाउट एनी डाउट, पर क्या उससे इंडिया पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, बताओ। फिर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हुआ। पॉजिटिव और नेगेटिव भी हुआ। जी सर, अगर वो क्योंकि ब्रिटिश की वजह से इंडिया में रेलवे आ गई, नहीं तो इंडिया में रेलवे तो आने में बड़ा टाइम लग जाता, लेकिन उन्होंने अपने फायदे के लिए करा था। इससे उनकी क्या कहते हैं, ब्रिटिश की गुड जगह जगह पहुंच जाती थी, तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा था। हाँ, और कोई। चलिए अगर बात करें तो रेलवे की, जैसा कि लक्ष्य ने बताया, दोनों ही इम्पैक्ट हुए थे, पॉजिटिव भी हुए थे, नेगेटिव भी हुए थे। अब क्वेश्चन में अगर आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे। क्वेश्चन में अगर आ जाता है, अगर स्पेसिफिकली पूछ ले कि पॉजिटिव इम्पैक्ट बताओ तो कोई समस्या ही नहीं है। स्पेसिफिकली पूछ ले नेगेटिव इम्पैक्ट बताओ तो भी कोई समस्या नहीं है। अगर सिर्फ इतना पूछ ले कि ये बताइए रेलवे के क्या इम्पैक्ट थे, तो आप दोनों इम्पैक्ट बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव भी बता सकते हो, नेगेटिव भी। 2-3 पॉइंट पॉजिटिव के लिख देंगे, 2-3 नेगेटिव के लिख देंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है। क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ लेगा कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे या नेगेटिव इम्पैक्ट थे, तो उसमें आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अब उसमें क्या करोगे आप, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कुछ मैटर, कोई जरूरी नहीं है आप चाहे पॉजिटिव बताओ चाहे नेगेटिव बताओ, आपकी मर्जी है। जब क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफिकली पूछ लेता है तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा है, उसमें अगर आप नेगेटिव भी बता दोगे तो भी गलत नहीं कर सकता, पॉजिटिव में तो कर ही नहीं सकता। फिर बस बात क्या है, बात ये है कि आप जो भी आंसर बताओ उसे जस्टिफाई करो विद योर रीजंस। रीजंस देने जरूरी है उसको जस्टिफाई करने के लिए। एक बार हम दोनों देख लेते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी और नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो गया, फैसिलिटेटेड एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। जो डोमेस्टिक मार्केट थी, पहले सीमित मार्केट थी इंडिया की, उसका विस्तार हो गया। हालांकि उसका विस्तार किया तो गया था ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट तो बढ़ी। जब मार्केट बढ़ती है तो मार्केट फोर्सेस ज्यादा फोर्स से काम करती है, ज्यादा अच्छे से काम करती है। मार्केट फोर्सेस आपने पढ़ा है, डिमांड एंड सप्लाई, जो कि अल्टीमेटली देश की एफिशिएंसी में रिजल्ट करती है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट माना जा सकता है। देखो समस्या ये थी, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता था, दैट वाज डन फॉर सब्सिस्टेंस मोटिव। सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती थी, यानी अपने जीवन गुजर करने के लिए बस अपनी फसल बोई और उसका खुद कंजम्पशन कर लिया। कमर्शियल आउटलुक नहीं था कोई भी, जिसके कारण जो हमारे रिसोर्सेज थे, लैंड थी, उसका एफिशिएंट यूज नहीं हो पा रहा था। तो रेलवे की मदद से क्या हुआ, रेलवे की मदद से लोगों को एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर बेचने के लिए करें तो हमारे पास एक ऐसा जरिया है जिससे हम, मार्केट अब बढ़ चुकी है,
तो हम वो चीज़ों को बेच सकते हैं। हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उसको अलग अलग स्टेट्स में बेच सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो लोगों ने सब्सिस्टेंस फार्मिंग से धीरे धीरे कमर्शियल फार्मिंग की तरफ रुख अपना लिया। थर्ड पॉइंट, enabled people to break barriers of distance। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो रेलवे का था, मतलब जिसके लिए रेलवे शुरुआत की जाती है, जिसके लिए ब्रिटिशर्स ने की, वो नहीं जिसके लिए की जाती है, वो तो यही होता है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस बैरियर होता है, रुकावट होती है लॉन्ग डिस्टेंस की, उसको दूर करने के लिए की जाए। तो चलिए ब्रिटिशर्स ने किसी भी पर्पस के लिए की हो, बट जो सेकेंडरी पर्पस था वो तो अपने आप ही फुलफिल हो गया। हालांकि होता तो प्राइमरी, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो ये तो साइड बाय साइड अपने आप ही पूरा हो गया कि रेलवे सिर्फ और सिर्फ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी करती थी। रेलवे में लोग भी तो कम्युनिकेट कर रहे थे, लोग भी तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को अवेल कर रहे थे। तो एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस में मूवमेंट बहुत आसान हो। फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। जो फूड ग्रेन्स थी, जैसे कि तुम्हारे चावल हो गए, गेहूं हो गए, उनको मतलब एक देश के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूवमेंट करना बहुत आसान हो गया, बहुत फास्ट मूवमेंट हो गया। और इसका भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। अगर मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करूं तो दो पॉजिटिव इम्पैक्ट सबसे ज्यादा थे, जो ये येलो उसमें लिख रखे हैं, सेकंड और फोर्थ। फोर्थ पॉइंट का इतना क्या फायदा था, हमने बंगाल फेमाइन के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में, पिछले की पिछली क्लास में, कि भुखमरी आ गई थी बंगाल में। तो लोगों के पास खाने पीने के लिए सामान नहीं था, तो अगर उनको जिंदा रखना था तो उन तक फूड ग्रेन्स पहुंचाने बहुत जरूरी थे, वो भी टाइम पे। टाइमली मूवमेंट बहुत जरूरी थी। तो उस चीज में रेलवे बहुत काम आया था, क्योंकि रेलवे से फूड ग्रेन्स बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट कर दिए गए थे एक जगह से दूसरी जगह। हालांकि वो बहुत लेट शुरुआत की इस चीज की, ब्रिटिशर्स चाहते तो पहले भी कर सकते थे, उससे इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने बहुत बाद में शुरुआत की, लेकिन फायदा हुआ फिर भी। अब बात करें नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो नेगेटिव इम्पैक्ट, पहला इम्पैक्ट तो यही हो गया कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ गई, कॉलोनियल रूल। तो ब्रिटिशर्स जो चाहते थे, जिसके कारण वो हमारे देश का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, देश को तहस नहस कर रहे थे, वो तो हो ही रहा था। यानी ब्रिटिशर्स का गुड्स आ रहा था, इंडिया से रॉ मटेरियल आ रहा था। सेकंड, डिस्ट्रॉयड इंडिजीनियस गुड्स मार्केट। इंडिया जिस प्रोडक्ट के लिए फेमस थी, इंडिया में जिस गुड्स की मार्केट थी, जैसे कि हमने पढ़ा था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, उनको बिल्कुल खत्म कर दिया है। यानी कि जो एक बेस था इंडियन इंडस्ट्रीज का, जिसके लिए इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर जाना जाता था, उससे खत्म कर दिया रेलवे ने। क्योंकि रेलवे से ब्रिटिशर्स के गुड्स की मूवमेंट बहुत आसानी से हुई और सस्ते रेट पे हुई, तो धीरे धीरे इंडिया के गुड्स बिकने बंद हो गए। थर्ड, स्प्रेड ऑफ डोमेस्टिक मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट। ये हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में पहला पॉइंट पढ़ा था कि डोमेस्टिक मार्केट एक्सपेंड हुई थी, बढ़ी थी, लेकिन उसका सबसे मेन फायदा तो ब्रिटिशर्स को हो रहा था। भाई ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट ही तो बिक रहे थे ज्यादा, तो वो मार्केट तो विस्तार हुआ मार्केट का, लेकिन वो किस प्रोडक्ट्स के लिए हुआ, किन के प्रोडक्ट्स के लिए हुआ, वो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट के लिए हुआ। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट थे इसके। तो ये हमने बेसिकली इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स पढ़े, इससे क्वेश्चन बन जाता है। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया में ब्रिटिशर्स के, देखो नेगेटिव इम्पैक्ट तो बहुत पढ़ लिया हमने, पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को तहस नहस कर दिया, बिल्कुल तबाह कर दिया था देश को। लेकिन अगर हम इसमें कुछ पॉजिटिव आउटलुक लेना चाहें, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें से डिराइव करना चाहें, तो क्या कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी निकल सकते हैं इसमें से? कोई बताना चाहेगा? क्या कोई बताना चाहेगा कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे क्या ब्रिटिशर्स रूल के इंडिया में?
जतिन है जतिन? यस सर। जतिन कुछ था क्या फायदा इसका ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पे राज किया? पहले तो ये बताओ कितने साल राज किया? 195 अप्रोक्स 200। 195 किया था या 190 किया था? 190 सर, वो अप्रोक्स 200 बोल तो दिया। ठीक है। अच्छा, तो अब ये बताओ क्या इसका कुछ फायदा हमारे देश को भी हुआ या नहीं हुआ ब्रिटिशर्स के राज करने का? हुआ ही होगा सर, कुछ ना कुछ तो फायदा। हुआ ही होगा। मैं आपके अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है? तुम्हें कुछ लगता है फायदा हुआ है? जतिन से बात कर रहा था मैं। जतिन, यस सर। भाई तुम वुशु का टूर्नामेंट खेलने जाते हो, अब हाँ हरियाणा सर। से दूसरे स्टेट में जाते हो, मेरे ख्याल से उत्तराखंड गए थे, कहाँ गए थे पिछले टाइम? झारखंड गए थे मेरे ख्याल से। यस सर। हाँ, तो कैसे गए झारखंड तक? रेलवे से। रेलवे की शुरुआत किसने की? ब्रिटिशर्स ने। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, तो एक फायदा तो इसने बता दिया। चलिए देखते हैं। वर्षा लेट हो गए बहुत, अब क्लास खत्म होने का टाइम हो गया लगभग लगभग। जी सर, मैं पहले आई हुई थी तो एक बार भाई ने ले लिया बीच में फोन और उसने फिर काट दिए। चलो कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा ऐसा टेढ़ा या कुछ मुश्किल टॉपिक नहीं था जो ना समझ में आए, एक बार पढ़ लेना, फिर भी अगर समस्या आए तो पूछ लेना। सर मैंने ये आपने रेलवे के इम्पैक्ट बताए हैं जो इंडिया में, वो मैंने देख समझे थे अभी। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ लिए। आप पूछ रहे थे ना इनसे, तब बीच में कट गया था। चलो ठीक है। मिस नहीं हुआ कुछ भी मेरा। पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं हम। नेगेटिव इम्पैक्ट पहली बात तो पेपर में पूछेंगे नहीं, और अगर पूछ लिए तो फिर तुम छोड़ोगे नहीं, मुझे पता है। इतने नेगेटिव इम्पैक्ट लिखाओगे दुनिया भर के। तो पॉजिटिव समझ रहे हैं हम, है ना? पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे? सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट तो था कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर। ये एक किस्म से ना ट्रेंड चेंज कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, कि पहले हम फार्मिंग को एक किस्म से बहुत ही पूजनीय काम मानते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो ये माना जाता था कि भाई जो जमीन हमारी माता है उसका इस्तेमाल हम पैसा कमाने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती थी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बस। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये चीज हमारे माइंड में इनकलकेट की, हमारे माइंड में डाली कि फार्मिंग एक ऐसा जरिया है जिससे बहुत प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो वो कमर्शियल आउटलुक हमारे माइंड में ब्रिटिशर्स ने डाला है, जिसके कारण फार्मिंग जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, उसमें बहुत इम्प्रूव, हालांकि जितना इम्प्रूवमेंट आना चाहिए उतना तो नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर हम पहले से कंपेयर करें पिछले टाइम से तो बहुत इम्प्रूवमेंट आया। तो पहला फायदा तो ये था। दूसरा, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के नए नए साधन दिए ब्रिटिशर्स ने। रेलवे बनी तो रेलवे को तैयार करने में भी तो लोगों की जरूरत थी, लेबर्स की। फिर रेलवे को ऑपरेट करने के लिए भी लोगों की जरूरत थी, तो वो लोगों को काम मिला रेलवे के द्वारा। जब रोडवेज, पोर्ट्स, ये सारी फैसिलिटी एस्टेब्लिश की गई तो उससे लोगों में रोजगार की अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई, लोगों को काम मिला है। और अगर हम बात करें ना आज के समय की, तो आज के समय में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रेलवे ही जनरेट करता है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रेलवे से मिलती है हमारे देश में। थर्ड पॉइंट, कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। ये हमने अभी पिछले पढ़ा था रेलवे के बेनिफिट्स में, कि जो बंगाल फेमाइन आया था, भुखमरी हुई थी बंगाल में, उसको कंट्रोल करने में बहुत हद तक रेलवे का बहुत फायदा था। तो ये भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था कि फेमाइंस को कंट्रोल करने में बहुत सहायक रहा ये। फिर है मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? आप लोगों ने मनी वाले चैप्टर में पढ़ा था
मनी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि मॉनेटरी सिस्टम आने से पहले बार्टर सिस्टम चलता था। तो इस बार्टर सिस्टम को एंड में लाके एक मॉनेटरी सिस्टम शुरू करना, यानी कि कॉइन्स के नोट्स की शुरुआत करनी, ये भी ब्रिटिश रूल में ही हुआ था। तो आज जो हम डीलिंग करते हैं एक मॉनेटरी सिस्टम का फायदा उठा के, हमने पढ़ा है बार्टर सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं, तो उसका फायदा भी, उसका क्रेडिट भी हम ब्रिटिशर्स को दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ब्रिटिशर्स ने उस दौरान अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सुधारने के लिए या अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत काम किए, पॉलिसीज अपनाई, प्लानर्स तैयार किए। उनका मेन ऑब्जेक्टिव तो अपना फायदा करना था। लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलता है वो मेनली ब्रिटिश के डिजाइन पे चलता है, यानी हम फॉलो कर रहे हैं ब्रिटेन का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो हमारा देश जो आज चल रहा है, जो हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, उसका ब्लूप्रिंट कौन तैयार करके गया था? उसका ब्लूप्रिंट आपके ब्रिटिशर से तैयार करके गए थे। तो हम क्रेडिट इस चीज का भी उनको दे सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे। इसके अलावा कुछ आपके बुक्स में भी हो सकते हैं, एक दो पॉइंट, वो आप पढ़ लेना। अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस पीपीटी की, तो इसका ये लास्ट टॉपिक था। हालांकि 3 पॉइंट और है बेनिफिट्स के, चलिए और देख लेते हैं, मिस हो गए थे। एजुकेशन सिस्टम, ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज किया था। एजुकेशन सिस्टम पहले भी था, लेकिन पहले कौन सी पढ़ाई होती थी? गुरुकुल में पढ़ाई होगी, या फिर आपके एक नेचुरल एनवायरनमेंट में बिठा के उसमें इंडिया के जो पुराने पुराने ग्रंथ हैं उनकी पढ़ाई करवाई जाती थी। अब आपने शायद 8th 9th या 10th के एसएस में पढ़ा होगा कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा एक रूल लेके आए थे, मुझे उसका एक्ट का तो नाम ध्यान नहीं है, जिसमें ये कंपलसरी कर दिया था कि हर स्कूल को मैथ और साइंस पढ़ाना जरूरी होगा। तो उस टाइम तो बेशक इसका बहुत विरोध हुआ था, लेकिन अगर हम आज का टाइम पे उस चीज को एनालाइज करें तो उसको हमें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि हमारी नॉलेज जो है ना वो एक्सपेंड हुई है, डाइवर्जन हुआ है उसका। अगर ऐसा काम नहीं होता तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन को इंडियन कल्चर तक ही सीमित रख पाते। हम जो वेस्टर्नाइज एजुकेशन है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, शायद उसको अवेल नहीं कर पाते। तो एक फायदा आपका एजुकेशन सिस्टम से हुआ था। सोशल रिफॉर्म्स, देखो हम बहुत भला बुरा कहते हैं ब्रिटिशर्स को कि उन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया, बिल्कुल बिगाड़ दिया, लेकिन एक बहुत ही ऐसा काम जिसमें उनकी तारीफ की जाए वो ये था कि हमारे समाज में बहुत सी ऐसी प्रथा चलती आ रही थी जो हमारे देश को बदनाम करती थी, हमारे समाज को बदनाम करती थी। जैसे कि सती प्रथा थी, डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता है। कास्ट सिस्टम, हालांकि आज भी है इम्प्लीमेंट कास्ट सिस्टम, लेकिन नेग्लिजिबल है, पहले तो बहुत ज्यादा था। इन चीजों को ब्रिटिशर्स ने खत्म किया है। तो ये जो सोशल कमियां थी, समाज की कुछ कमियां थी, उनको ब्रिटिशर्स ने ठीक किया है। तो एक अच्छा सोशल एनवायरनमेंट तैयार करने में भी ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़े, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की गई है उसमें, चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, पावर जनरेशन में भी काम किया था। हालांकि ज्यादा उसकी ग्रोथ नहीं हुई थी, लेकिन काम किया गया था। रेलवे, रोड, पोर्ट्स, टेलीग्राफ लाइन और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ पोस्ट सिस्टम भी तभी शुरू हुआ था। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने तैयार किया था, जिससे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो होता है जिससे देश के डेवलपमेंट की नींव तैयार होती है। तो वो नींव तो वही तैयार करके गए हैं। तो कुल मिला के ये आपके 6-7 पॉइंट हैं जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 6 पॉइंट मैक्सिमम याद कर लो। तो यहाँ पे ये पीपीटी तो खत्म होती है, लेकिन इसके अलावा एक टॉपिक और है आपकी बुक में जो स्टार्टिंग
के तीसरे या चौथे पेज में है, जिसमें आपका फीचर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस होगी, हेडिंग होगी। यानी हमने अब तो इंडिविजुअल अलग अलग सेक्टर्स की पढ़ ली कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या कंडीशन थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कंडीशन थी, फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि फीचर बता दो बस आप, कुल मिला के क्या कंडीशन थी। तो उसमें आप पॉइंट्स देखोगे तो आधे से ज्यादा पॉइंट तो वही है कि एग्रीकल्चर बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट था, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बैकवर्ड थी, फॉरेन ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स तक ही सीमित था, वही जो हमने अभी पॉइंट्स पढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर था लेकिन वो उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का होना चाहिए था, पावर जनरेशन बहुत कम थी। अगर बात करें हमारी गवर्नमेंट कैसी थी, तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी। सेमी फ्यूडल मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का पोर्शन ज्यादा था। देखो मिक्स्ड भी तो दो किस्म की हो सकती है, हमने सेंट्रली प्लान्ड पढ़ी थी, फ्री पढ़ी थी, मिक्स पढ़ी थी। मिक्स में हमने पढ़ा दोनों सेक्टर काम करते हैं, लेकिन दोनों सेक्टर में भी कोई एक सेक्टर ऐसा होगा जो ज्यादा डोमिनेंट होगा। तो उस दौरान ज्यादा डोमिनेंस गवर्नमेंट सेक्टर की ही थी, हालांकि प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहे थे। उसके अलावा डिप्लीटेड इकोनॉमी थी, हमारी पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी। इसके समझ 12-13 पॉइंट लिख रखे हैं, तो उसे पढ़ लेना, अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए तो पूछ लेना। बाकी अगली क्लास जो होगी उसमें, अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस को जब डिस्कस करेंगे तो अपने आप ही ये पूरे चैप्टर का एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। कम से कम 2 दिन लगाऊंगा मैं इसके ऊपर, और जिसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर किसी को आज के टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर क्लास को खत्म करते हैं। बताओ, क्या किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। चलिए, नहीं है तो आपके पास लिंक आ जाएगा थोड़ी देर में। लिंक भेज दिया है सर ने, तो 5 से 10 मिनट के गैप में क्लास स्टार्ट कर देंगे। चलिए क्लास को वाइंड अप कर दें।